अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, घर में वो खैर आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री 8th चैप्टर 3 रूलिंग कंट्री साइड। आज 4 मई 2020 हम पढ़ेंगे रूलिंग कंट्री साइड। कंपनी बिकम दीवान। इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था कि बैटल ऑफ बक्सर, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर 1764 कंपनी ने ग्रांट की थी दीवानी। दीवानी मीन्स राइट टू कलेक्ट टैक्स। कंपनी को इख्तियारात हासिल हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी को इख्तियारात हासिल हुए कि वो कलेक्ट टैक्स करे, वो खुद कलेक्ट टैक्स करे। इससे पहले क्या हुआ करता था कि वो ज़मींदार से या नवाब से टैक्स हासिल करते थे, लेकिन वो अब डायरेक्ट लोगों से टैक्स हासिल करे। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर 1। नंबर 2, कंपनी ने कौन कौन से मेथड अपनाए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जनरेट करने के लिए। और इसमें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कंपनी ने क्या किया, जो एग्रीकल्चर कंडीशन थी उनको सुधारने के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए क्या किया। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। द कंपनी बिकम द दीवान। सो ऑन August 1765, the Mughal Emperor appointed the East India Company as Diwan of Bengal. उस टाइम जो मुगल एम्परर था शाह आलम सेकंड, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी, जो रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम के गवर्नर थे बंगाल के, उनको हैंड ओवर किया था एक लीगल डॉक्यूमेंट। आप जो आपकी बुक है उस पर एक पिक्चर दी गई है, रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवान ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम द मुगल रूलर इन 1765। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव जो है ये शाह आलम सेकंड से एक लीगल डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, जिसमें ये लिखा गया है कि अब जो राइट कलेक्ट टैक्स है वो कंपनी के पास है। The actual event most probably took place in Robert Clive's tent with a few Englishmen and Indian as witness. But in the painting above, the event is shown as the majestic occasion taking place in ground setting. The painter was commissioned by Clive to record the memorable event in Clive's life. The grant of Diwani clearly was one such event in British imagination. अगर हम इस पेंटिंग की बात करेंगे, पेंटिंग में क्लियरली दिखाया गया है कि कुछ इंग्लिश मैन हैं, और वहाँ पर जो कुछ जो वहाँ पर मुगल एम्पायर के रूलर उसके भी कुछ लोग हैं, वो एक दूसरे को हैंडल कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स। तो ये एक बहुत बड़ी हम कहेंगे जीत थी कंपनी के लिए कि वो बंगाल, उड़ीसा और बिहार की जो वहाँ पर उस टाइम जो एक ही प्रोविंस था, तो उसको उसकी जो रेवेन्यू कलेक्शन जो थी, दीवानी जो थी, वो इस टाइम ग्रांट कर रहे हैं। Over the years, company also learned that it had to move with some caution. Being an alien power, it needed to pacify those who in the past had ruled the country and enjoyed authority and prestige. Those who held local power had to be controlled but could not be entirely eliminated. बहुत सारे साल जो गुजर चुके थे, इससे पहले भी बहुत सारी जो इनमें भिड़न हो चुकी थी, बैटल हो चुकी थी, पलासी हो चुकी थी, बक्सर हो चुका था। ये लोग सोच पड़ जाए कि हम जो फॉरेन पावर जो हैं, इसके लिए हमें कुछ इक़दाम चाहिए, इसके लिए हमें कुछ मेथड चाहिए, ताकि हम जो इस एरिया जो है, जो बंगाल जो है, जो प्रोविंस है, इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं जो टैक्स हैं, जो रेवेन्यू हैं, वो जनरेट करें। हाउ वाज दिस टू बी डन? इन दिस चैप्टर वी विल सी। ये कैसे किया गया, हम इसको इसी चैप्टर में देख सकते हैं। हाउ द कंपनी कम टू बी कॉलोनाइज द कंट्री साइड, ऑर्गेनाइज रेवेन्यू रिसोर्स, redefine the rights of people and produce the crop what it want।
تو اس میں یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اس نے کیسے جو کمپنی جو تھی وہ پہلے کولونائز تھی، اس کے بعد کنٹری سائڈ، یہاں پر جو رولنگ کنٹری سائڈ کا مطلب ہے پہلے یہ لوگ بنگال میں حکومت کر رہے تھے، بنگال پہ ان پر قبضہ تھا، لیکن اب یہ پورے ملک میں قبضہ، کنٹری سائڈ جو اربن ایریاز تھے وہاں پر بھی قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور وہی جو کراپ اگانا چاہتے تھے جو ان کی ڈیمانڈ تھی، یورپ میں زیادہ ڈیمانڈ تھی، وہاں پر زیادہ ریونیو ملتے تھے، وہی کراپ یہ اگانا چاہتے تھے۔ یہ ان سب چیزوں کو ملا کے انہوں نے ایک پلان بنایا، انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ ہم کیسے اس کو جنریٹ کریں گے، زیادہ سے زیادہ ٹیکس جو ہے، زیادہ سے زیادہ جو ریونیو ہے، اس کو کیسے جنریٹ کریں گے۔ ریونیو فار دا کمپنی The company became the divan, but still saw its primarily as traders. It wanted a large revenue income, but was unwilling to set up any regular system of assessment and collection. اب تو کمپنی جو ہے وہ دیوان بن گئی تھی، اس کے پاس رائٹس آ گئے تھے، لیکن پھر بھی یہ فارنرز تھے، پھر بھی یہ انویلنگ تھی کہ ہم کیسے اس کو سیٹ اپ کریں گے، ہم کیسے اس کو ایک نئی دشا دیں گے، نیا طریقہ دیں گے، ہم اس کو کیسے کنٹرول کریں گے، جو ادر ٹیریٹریز ہیں ان کو وہاں سے ہم کیسے کنٹرول کریں گے۔ ڈس لیڈ ٹو ڈن ان اینی وے اٹ کوڈ ییلڈ دو وینیو ٹو میٹ دا گروئنگ ایکسپینس آف دا کمپنی۔ تو اس سے پہلے جو ان کو فائنانس کرتا تھا وہ برٹش کراؤن، جو برٹن تھا وہ ان کو فائنانس کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ کمپنی جو ہے یہ اب اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ اب خود یہاں پر جو اس کا ریونیو آتا تھا وہ اس سے مطلب جو مال وغیرہ خریدتے تھے اور اسی سے یہ اپنا منافع کماتے تھے۔ لیکن پرابلم کیا تھی؟ ٹریڈنگ کمپنی ہیز آلسو انشور دیٹ اٹ کوڈ بائی دا پروڈکٹ ٹریڈنگ کمپنی اٹ کوڈ بائی دا پروڈکٹ۔ دیکھو اس سے یہ پرابلم یہ تھی کہ یہ خود جو ہے یہ فائنانس کرنا چاہتے تھے، یہ خود جو گڈس جو تھے وہ خریدنا چاہتے تھے۔ بیفور 1856 دا کمپنی ہیڈ پرچیز گڈس ان انڈیا بائی امپورٹنگ گولڈ اینڈ سلور فرام برٹن۔ جو اس سے پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جو 1856 ہے، یہ لوگ جو یہاں پر خریداری کرتے تھے وہ سونے اور چاندی سے جو برٹن سے آتا تھا اس سے خریداری کرتے۔ ناؤ دا ریونیو کلیکٹ ان بنگال کوڈ فائنانس دا پرچیز آف گڈس فار دا ایکسپورٹ، لیکن ان کے پاس اب اتنا زیادہ ریونیو آ گیا کہ اب وہ خود ہی یہاں پر وہ جو گڈس یہاں پر تھے جو ان کو چاہیے تھا وہ خود ہی خرید سکتے تھے۔ سون اٹ واز کلیئر دیٹ دا بنگال کمپنی واز فیسنگ اے ڈیپ کرائسس۔ Artisans were deserting villages since they were being forced to sell their goods to the company at a lower price۔ دیکھو لیکن اس سے یہ پرابلم ہوئی کہ جو بنگال وہاں پر تھا، وہاں پر جو آرٹیزنس تھے، وہاں پر جو فارمرز تھے، ان کو پریشرائز کیا جاتا تھا، ان کو دباؤ میں لایا جاتا تھا کہ آپ ہمیں جو ان کی جو فصل تھی، ان کی جو کاشت تھی وہ ہمیں ہی بھیجے لو پرائس پہ۔ پیزنٹس ور unable to pay the duties that were being demanded from them۔ اور وہاں پر جو ٹیکس جو سسٹم تھا، جو ریونیو سسٹم، ٹیکس سسٹم جو تھا وہ بہت ہی زیادہ ہائی تھا۔ تو وہاں پر جو پیزنٹس تھے ان کو فورس کیا جاتا تھا کہ ہمیں جو چاہیے وہی آپ کراپ کیجیے، اور اوپر سے ان کو جو ٹیکس کی جو مات تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ آرٹیزنس پروڈکشن واز آلسو ڈکلائن۔ جو وہاں پر جو آرٹیزن پروڈکشن جو تھی، اس سے کیا ہوا کہ وہ وہاں پر ڈکلائن ہوئی، وہ وہاں پر کم ہونے لگی۔ وہاں پر جو مزدور تھے وہ وہاں پر کھیتی باڑی کر رہے تھے، وہ ایریا اب چھوڑنے لگے۔ دین ان 1770 a terrible famine killed 10 million people in Bengal. About 1/3 of the population was wiped out۔ اور اس کے ساتھ وہاں پر ایک پرابلم ہوئی کہ 1770 میں وہاں پر ایک قحط ہوا جس نے بہت سارے لوگ، کہا جاتا ہے کہ 10 ملین لوگ جو ہیں، قریب 1 کروڑ کے لوگ جو ہیں وہ مر گئے۔ 1/3 پاپولیشن جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہوئی بنگال سے۔ تو آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک مارکیٹ لگا ہوا ہے،
a weekly market in the Murshidabad in the Bengal. Peasants, artisans from rural areas regularly come to these weekly markets heads to sell their goods and buy what they need. These markets were badly affected during times of the economic crisis. तो 1717 के जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे वो जो यहाँ पर ये मार्केट जो है यहाँ पर वीकली आते थे, लोग ख़रीदारी करते थे, जो उनको चाहिए था वहाँ से लेते थे और वो वहाँ से वो जो उनके पास था वो वहाँ बेचते थे। लेकिन ये भी ये जो मार्केट है ये बिल्कुल मतलब हम कहेंगे इकोनॉमिक क्राइसिस 1717 जो था ये बंद होने लगा। वहाँ पर जो पीजेंट्स थे, वहाँ पर जो आर्टिजन्स थे, उनका जो उनकी जो रोटी जो वो दो वक्त की रोटी अब मुश्किल में थी, वो उनको नहीं मिल रही थी। इसकी वजूहत जो मैंने बताई कि एक तो फेमाइन था, वो तो ओबियसली वो तो एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी मुसीबत जो थी वो था जो टैक्स सिस्टम जो ब्रिटेन का था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टैक्स सिस्टम था वो लोगों से बहुत ह्यूज अमाउंट लेवी करते थे। तो अब क्या है कि टू नीड टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर टू नीड टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर if the economy was in ruins, could the company be certain of its revenue income? Most company officials began to feel that the investment in the land had to be encouraged and agriculture had to be improved. How was this to be done? After 2 decades of the debate on the question, the company finally introduced the permanent system, permanent settlement in 1793। अब जो है कि इन्होंने अब सोचा कि अब हमें जो है कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना है। यहाँ पर ये सोचने वाली बात है, ये लोगों के लिए एग्रीकल्चर को इम्प्रूव नहीं कर रहे थे, बल्कि ये अपने रेवेन्यू के लिए एग्रीकल्चर इम्प्रूव कर रहे थे। लोगों की इनको पड़ी नहीं थी, लोगों के साथ इनका वास्ता नहीं था, बल्कि इनका जो रेवेन्यू कम होता जा रहा था, दिन ब दिन कम होता जा रहा था। तो ये अब सोच रहे थे कि हम एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कैसे करे। तो इन्होंने बहुत सारा सोच विचार किया, बहुत सारी मीटिंग्स की, बहुत सारे कमीशन बैठाए। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हम एक परमानेंट सेटलमेंट बनाएंगे। इन 1793 एक परमानेंट सेटल बनाएंगे। इस परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि जो राजाज एंड ताल्लुकदार्स थे वो उनको ज़मींदार रिकॉग्नाइज़ किया गया, उनको ज़मींदार रिकॉग्नाइज दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे रेवेन्यू टू द pay revenue to the paid was fixed permanently, that is it was not to be increased even in the future। इससे क्या हुआ कि उन्होंने जो वहाँ पर राजा थे, ताल्लुकदार थे, उनको रिकॉग्नाइज़ किया, ज़मींदार, उनको कहा गया कि आप कलेक्ट कीजिए टैक्स और हमें दीजिए, आपको इसके बदले एक रेंट दिया जाएगा, एक फिक्स्ड रेंट दिया जाएगा। और टैक्स क्या किया, टैक्स का सिस्टम क्या किया इन्होंने, परमानेंट टैक्स बनाया, फिक्स्ड टैक्स बनाया कि वो ऐसा टैक्स कि वो इंक्रीज़ नहीं होगा फ्यूचर में। It was felt that this would ensure the regular flow of the revenue into the company's officers and at the same time encourage the ज़मींदार्स to invest in improving the land। इसमें ये सोचा गया कि हम इसमें ये करेंगे कि एक तो हमें रेगुलर इनकम मिलेंगी, दूसरा है कि जो ज़मींदार थे वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है और लैंड रिसोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ताकि हमें जो है इनकम, जो हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो यहाँ पर सुधर जाए। सो द रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज, द ज़मींदार्स वुड बेनिफिट फ्राम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्राम द लैंड। तो और ये था कि जैसे उन्होंने फ़िक्स किया था, मान लीजिए कि उन्होंने 50 रुपी पर हर हेड में या हर ज़मींदार को चार्ज करने थे हर साल। तो कई कबार क्या होता था, अगर 100 रुपये किसी को मिलता था तो 50 उसको कंपनी को देनी, 50 उसका अपने पास रखनी पड़ती थी। अगले साल उसको 150 मिल सकता था, तो उसको 100 अपने पास, लेकिन 50 जो फिक्स था। तो इससे फ़ायदा हो सकता था ज़मींदार को इससे बेनिफिट हो सकता, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम्स थी। इसमें भी प्रॉब्लम्स क्या थी कि
The permanent settlement, however, created problems. Company officials soon discovered that the Zamindars were in fact not investing in the improvement of the land. The revenue that had been fixed was so high that the Zamindars found it difficult to pay. Anyone who failed to pay the revenue lost his zamindari. Numerous zamindars were sold off at the auctions organized by the company. And by the first decade of the 19th century, the situation changed. The price in the market rose and the cultivation slowly expanded. This meant an increase in the income of the zamindars but no gain for the company since it could not increase the revenue demand that had been fixed परमानेंटली. यहाँ पर प्रॉब्लम थी, यहाँ पर जो प्रॉब्लम ये थी कि जो ज़मींदार वहाँ पर थे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, लेकिन वो लैंड एग्रीकल्चर लैंड जो है वो उसको इम्प्रूव नहीं करते थे. वो सिर्फ जो उनकी जो इंक्रीज इनकम थी अपने पास रखते थे, लेकिन जो उनकी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको इम्प्रूव नहीं करते थे. दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि अगर कोई भी इस टैक्स को, इस अमाउंट को नहीं पे कर पाता था, उसकी जो ज़िम्मेदारी थी वो ऑक्शन होती थी. बहुत सारे ऐसे केस आए कि जो ऑक्शन हुए, ज़मींदार की जो जागीर थी, ज़मीन थी, वो ऑक्शन हो गई. लेकिन 19 सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, पहले दहाई में सिचुएशन जो है वो चेंज होने लगी. मार्केट प्राइस जो हैं वो स्लोली इंक्रीज़ होने लगे. इस इंक्रीजिंग प्राइस से जो ज़मींदारों को फ़ायदा होने लगा, लेकिन ओबियसली कंपनी ने ये सोचा कि हमें अब इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, क्या उन्होंने फ़िक्स किया था. फिक्स सिस्टम था वहाँ पर, परमानेंट सिस्टम था वहाँ पर कंपनी को फ़ायदा नहीं मिल रहा था. तो इवन देन द ज़मींदार्स डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड. सम हैड लॉस्ट देयर लैंड्स इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द सेटलमेंट. Others now saw the possibility of the earning without the trouble and risk of the investment. As long as the zamindars could give out the land to the tenants and get rent, they were not interested in the improving the land. On the other hand, in the villages, the cultivators found the system extremely oppressive. The rent he paid to the zamindar was high, and his right on the land was insecure. To pay the rent, he had to often take a loan from the money lenders. When he failed to pay the rent, he was evicted from the land he had cultivated or for generations. तो ज़िम्मेदार को फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा था, कंपनी को फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा था. लेकिन जो इसका जो असली जो तबका था, पीजेंट जो थे, जो काम करने वाले वहाँ पर थे, उनको कुछ नहीं मिल रहा था, उनके हाथ में कुछ नहीं आ रहा था. वो दिन ब दिन उनकी खस्ता हाली बढ़ती जा रही थी. उनको लोन लेना पड़ता था, लेकिन लोन को चुकाने के लिए उनके पास पैसा नहीं था. तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो लैंड राइट्स जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी. तो ये जो चैप्टर है ये इसी के बारे में कि जो एग्रीकल्चर कंडीशन थी हिंदुस्तान में वो कैसी थी इस दौर में. जो वहाँ पर जो सिस्टम था, रेवेन्यू टैक्स सिस्टम जो था, जो टैक्स सिस्टम जो था, रेवेन्यू कलेक्शन जो था, ये कैसा था. ये सिर्फ महदूद बंगाल तक नहीं रहा, लेकिन ये अर्बन एरियाज़ में भी ये सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया. तो इंट्रोड्यूस किया इन्होंने बहुत सारे फिर टैक्स सिस्टम बनाए. जैसे हमने आज पढ़ा है कि इन्होंने एक सिस्टम बनाया था परमानेंट सेटलमेंट, जो 1973 में इंट्रोड्यूस किया गया था. 1972 में इसमें यही बताया गया था कि जो टैक्स देना है, ज़मींदार को जो टैक्स देना है वो परमानेंटली देना है. लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम्स आ गई. इसमें ज़मींदार जो हैं वो लैंड को इम्प्रूव नहीं करते थे. वो लैंड जो एग्रीकल्चर टेक्निक्स जो थी वो इम्प्रूव नहीं करते थे. वो सिर्फ जो उनकी जो इंक्रीजिंग इनकम जो थी वो उसी को हासिल करना चाहते थे. तो सबसे बड़ा जो लॉस है वहाँ पर जो है वो टेनेंट्स का हुआ है. जो फार्मर्स जो वहाँ पर कल्टिवेटर्स थे उनका लॉस जो हुआ है, क्योंकि उनको ज़्यादा जो रेंट था वो थोपा दिया गया है. उनको मतलब हम कहेंगे कि वो साल भर मेहनत मजदूरी करते थे, फिर लास्ट पर उनके पास कुछ नहीं होता था. उनके लोन लेना पड़ता था चुकाने के लिए, टैक्स चुकाने के लिए उनको लोन लेना पड़ता था. तो ये सिस्टम एक फ्लॉप सिस्टम वहाँ पर रहा. इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे न्यू सिस्टम जो थे, बहुत सारे सिस्टम्स जो इन्होंने दिए हैं, जैसे रॉयत सिस्टम जो था, मालवारी सिस्टम जो था टैक्स के लिए. इंशाल्लाह वो हम कल पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. खुदा हाफिज़.